नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड सरकारी स्कूल का किताब है भूगोल का हमारी दुनिया। ठीक है, इस हमारी दुनिया का चैप्टर 2 यानी कि भाग 2 हम शुरू करने जा रहे हैं। भाग 1 चैप्टर 1 यानी अध्याय 1 हम पहले पढ़ चुके हैं। इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। इसमें टोटल 10 चैप्टर हैं, जिसमें फर्स्ट में हमारा सौरमंडल, सेकेंड में पृथ्वी एवं उसकी गति, पृथ्वी के परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, दिशाएं, पृथ्वी और ग्लोब, मानचित्र अध्ययन, हमारा राज्य बिहार, बिहार दर्शन और दूसरा बिहार दर्शन। इसमें हम फर्स्ट वाला पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पृथ्वी एवं उसकी गति, यानी कि पृथ्वी की गति किसे कहते हैं, किन किन प्रकार की पृथ्वी गति होती है। ठीक है, आइए। पृथ्वी की गति 2 प्रकार से होती है। पहला घूर्णन गति या उसे दैनिक गति भी कहते हैं, और दूसरा परिभ्रमण गति या फिर उसे परिक्रमण गति भी कहते हैं। समझते हैं इसे। घूर्णन गति या दैनिक गति किसे कहते हैं? इसे इंग्लिश में रोटेशनल मोशन एंड या और डेली मोशन भी कहते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं। जब कोई वस्तु अपने स्थिर अक्ष या स्थान पर चारों ओर घूमती है, उसे घूर्णन गति कहते हैं या दैनिक गति कहते हैं, जो पृथ्वी 24 घंटे में तय करती है। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल देख लीजिए। पंखा, आप अपने पंखे को देखेंगे, अपने स्थान पर वो स्थित है, फिक्स है और चारों तरफ घूमती रहती है। ठीक है, उसी तरह पृथ्वी भी अपने स्थान पर स्थित रह करके चारों तरफ मूव करती है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं घूर्णन गति। दूसरा एग्जाम्पल, लट्टू को आप देख लीजिए। जब लट्टू आप नचाएंगे या जब लट्टू नाचती रहती है तो वो अपने स्थान पर स्थित रहती है, वो अपने स्थान पर ही रुकी हुई रहती है और वो चारों तरफ मूव करती रहती है। ठीक है, गति क्या चीज़ है, गति को समझ लेते हैं। जब कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थिति या स्थान में परिवर्तन करता है तो वह गति कहलाता है। मान लीजिए कि ये एक वस्तु रखा हुआ है, अभी ये किस फॉर्म में, ये रेस्ट फॉर्म में, कोई गति नहीं कर रही है। लेकिन जब हम इस वस्तु को, इस पेन को यहाँ से उठा करके और इस स्थान पर रख देंगे तो फिर ये क्या कहलाएगा कि इस स्थान से उठ करके यहाँ तक जो गया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगा, यानी कि समय और स्थान जो समय लगा उसे हम कहते हैं गति करना। ठीक है, अब हम समझते हैं परिभ्रमक गति या परिक्रमण गति किसे कहते हैं। इसे इंग्लिश में रेवोल्यूशन कहते हैं, रेवोल्यूशन मोशन। ठीक है, सूर्य के चारों ओर घूमने के प्रक्रिया को परिभ्रमण गति कहते हैं, जो कि दीर्घ वृत्ताकार में चारों तरफ घूमती है। ठीक है, आगे हम समझते हैं। जो दीर्घ वृत्ताकार में होती है, यह एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन का समय लेती है। ठीक है, इस गति को वार्षिक गति भी कहते हैं। दीर्घ वृत्ताकार का मतलब क्या होता है कि आप मान लीजिए कि एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल है, आप इस सर्कल को यहाँ से नीचे की ओर प्रेस करेंगे और यहाँ से भी ऊपर की ओर प्रेस करें, मतलब कि इसको इस तरह से पकड़ के जब ऐसे प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो ये इधर से निकल जाएगा थोड़ा और इधर से निकल जाएगा थोड़ा, तो यानी कि ये किस फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म में। तो इसी को हम कहते हैं दीर्घ वृत्ताकार या इंग्लिश में इलिप्टिकल कहते हैं। ठीक है, इलिप्टिकल इंग्लिश में कहते हैं इलिप्टिकल। अब हम समझते हैं दिन और रात कैसे होती है। तो घूर्णन गति या दैनिक गति के कारण दिन और रात होती है, अर्थात जब पृथ्वी अपने अक्ष पे इस तरह से रह करके और चारों तरफ मूव करती है,
चारों तरफ जो घूमती रहती है अपने अक्ष पर ही, अपने आप में जो पूरा चारों तरफ जो घूमती है, तो उससे दिन और रात होता है। मान लीजिए कि सूर्य यहाँ पर है, ठीक है, ये सन है और ये हमारा पृथ्वी है। अब जब पृथ्वी इस भाग में, ये सूर्य के भाग में जो पृथ्वी का प्रकाश पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी के इस भाग में जो पड़ रहा है, तो यहाँ पर तो इसका दिन होगा, क्योंकि उजाला होगा, प्रकाश पड़ने के कारण यहाँ पर उजाला होगा, और जब उजाला होगा तो वो हमारा दिन होगा। लेकिन इस भाग में तो सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पर तो अंधेरा होगा, इस कारण से क्या होगा, ये रात होगा। ठीक है, तो इस घूर्णन गति के कारण जो अपने अक्ष पर मूव करती है, इस अक्ष पर मूव करने के कारण दिन और रात होती है। हम समझते हैं आगे। अब इसे नोट्स के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी बाद में। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, इसलिए पृथ्वी के जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ठीक है, जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ दिन होता है, और जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है वहाँ रात यानी कि अंधेरा होता है। ठीक है, अक्ष किसे कहते हैं? इंग्लिश में अक्ष को एक्सिस कहते हैं। अक्ष किसे कहते हैं? तो ग्लोब के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्ष कहते हैं। ग्लोब क्यों बोले सर? ग्लोब हम क्यों बोले हैं? ठीक है, ग्लोब एक वास्तविक रूप है पृथ्वी का, रियल रूप है। जिस तरह से ग्लोब है, आपको ग्लोब जो गोल दिखता है, उसी तरह से हमारा पृथ्वी भी। लेकिन ग्लोब पर जो लाइन है, जो है ना, इस तरह से लेटा हुआ लाइन, फिर उसके बाद खड़ा हुआ लाइन, जो भी लाइन बना हुआ है वो पृथ्वी पर नहीं है वास्तविक, वो काल्पनिक बनाया गया है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब ये हम समझते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री कैसे झुकी हुई है। मान लीजिए कि इधर आपका सन है, ठीक है, और इधर आपका पृथ्वी है। तो ये जो पृथ्वी है आपका, तो पृथ्वी को अब 2 बराबर भागों में बांटेंगे, ठीक है, एक इस तरह से और एक इस तरह से। तो नीचे वाला तो दक्षिणी गोलार्ध, तो नीचे वाला दक्षिण हो जाएगा, ऊपर में उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बोलता है कि 23.5 डिग्री पृथ्वी हमारा झुका हुआ है। कहाँ झुका हुआ है? तो सूरज की ओर झुका होगा। ठीक है, ये हमारा सन है, सूर्य है। ठीक है, अब यहाँ से ये जो लंब खड़ा है, ये हमारा केंद्र है पृथ्वी का। ये जो लंब खड़ा है ये कितना 90 डिग्री का खड़ा है। ठीक है, 90 डिग्री का, लेकिन ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है, मतलब कि ये इधर की ओर झुका रहेगा। तो इधर की ओर जब झुकेगा, ठीक है, तो कितना झुकेगा? 23.5 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर से आप 23.5 डिग्री ले लीजिए, 23.5 डिग्री है ना। तो यहाँ से जो हम लाइन खींचेंगे, इतना आप स्केल से जब नापेंगे तो आपको चांद से जो नापेंगे तो 23.5 डिग्री आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो इतना ही आपका झुका हुआ पृथ्वी। आप मान लीजिए कि सूरज इधर है हमारा, ठीक है, और ये हमारा पृथ्वी है, तो इसका 90 डिग्री क्या होगा? एक आप बीच से लाइन खींचेंगे और यहाँ पर इसका केंद्र है, और इस केंद्र से जो एक लंब खींचेंगे ऊपर, तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस 90 डिग्री में ही पृथ्वी सूरज की ओर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कितना झुका हुआ? 23.5 डिग्री। तो यानी कि इधर से जाएगा 23.5 डिग्री। ठीक है, अगर ये पूरा बीच से जाएगा तो 90 का आधा हो जाएगा 45, लेकिन 45 तो है नहीं। ठीक है, यह आपका 45 हो गया, तो यानी 23.5 डिग्री कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। ठीक है, आप इसका कर दीजिए, तो यानी कि ये 23.5 डिग्री। ठीक है, तो ये जो एंगल है या फिर ये जो कोण है, ये आपका 23.5 डिग्री का है। 23.5 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 23 का पावर 1/2 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि पृथ्वी, सूरज जिस ओर है, हमारा पृथ्वी
उसी साइड में अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, अब हम समझते हैं नेक्स्ट। पृथ्वी के घूर्णन नहीं करने का प्रभाव क्या होगा? अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करती तो क्या होगा? तो पृथ्वी का सूर्य की ओर वाला भाग, पृथ्वी का जो सूर्य का ओर वाला जो भाग है, मान लीजिए कि ये हमारा पृथ्वी है और इधर सूर्य है। तो पृथ्वी पर जो सूर्य से जो प्रकाश पड़ती है, जो किरण पड़ती है, डायरेक्ट इधर जाती है। ठीक है, यानी कि इस वाले भाग में सूर्य का रोशनी ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, तो जब घूर्णन नहीं करती, ये पृथ्वी अपने आप पर इस स्थित रहती, मतलब कि ये मूव नहीं करती और ये इसी फॉर्मेट में रहती, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर लगातार क्या होता? प्रकाश पड़ता। और जब प्रकाश पड़ने का मतलब है कि यहाँ पर हमेशा दिन ही रहता, और जब हमेशा दिन रहता है तो आप समझ सकते हैं कि हमारे भारत में ही दिन में कितना गर्मी रहती है जून के समय में, जून जुलाई के समय में। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कंटिन्यूअसली लगातार क्या होता है? गर्मी पड़ता। और इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर धूप नहीं निकलता। जाड़े के मौसम में देख लीजिए, जब धूप नहीं निकलती है तो कितना ठंड लगती है। तो इसका मतलब है कि इधर लगातार क्या होता? ठंड पड़ता है ना, लगातार ठंड पड़ता। तो इधर आगे हम समझते हैं, जिससे लगातार प्रकाश पड़ने के कारण, है ना, लगातार प्रकाश पड़ने के कारण गर्मी अधिक होगी और पृथ्वी के जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश नहीं होता वहाँ अंधेरा या रात होगा। ठीक है, नहीं होगा तो वहाँ अंधेरा और रात होगा। साथ ही पृथ्वी के घूर्णन गति के साथ परिभ्रमण गति भी जुड़ी हुई है, इसलिए ऋतु परिवर्तन भी नहीं होता। अब क्या है कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है अपने अक्ष पर। ठीक है, मान लीजिए देख, ये हमारा क्या है? ये सूरज है। ठीक है, ये हमारा क्या है? पृथ्वी है। ये अपने अक्ष पर घूम भी रही है। ठीक है, और घूमते घूमते ये क्या कर रही है? सूरज के चारों ओर मूव भी कर रही है। ठीक है, यानी कि सूरज के चारों ओर मूव भी कर रही है इसी तरह से। इसी को हम कहते हैं दीर्घवृत्ताकार या फिर एलिप्टिकल। ठीक है, एलिप्टिकल मोशन। तो अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर मूव नहीं करती तो मतलब कि ये हुआ कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये वेस्ट है, और ये ईस्ट है। अब ये पृथ्वी यहाँ से अब इधर मूव करके जाता या फिर इधर आता, तो यहाँ पर क्या होता? नॉर्थ, और यहाँ पर साउथ, और यहाँ पर क्या है? वेस्ट, और यहाँ पर ईस्ट, है ना। तो जब पृथ्वी घूमता ही नहीं तो ये वेस्ट क्या होता? यहीं पर रहता और इधर ही लगातार सूरज पड़ता। ठीक है, लेकिन जब पृथ्वी मूव कर जाता है, ठीक है, ये तो वेस्ट है, ये मूव घूमता ही नहीं, बाहर की ओर जाता ही नहीं, तो ये क्या होता है? अंदर ही की ओर रहता वेस्ट। तो इस कारण से लगातार क्या होता? सूरज का किरण इस पर पड़ता ही रहता। ठीक है, अब हम समझते हैं ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन यानी कि इंग्लिश में इसे कहते हैं क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन, ये कैसे होती है इसे हम समझ लेते हैं। क्लाइमेट चेंज कैसे होता है? पृथ्वी के झुकाव तथा अक्षीय एवं वार्षिक गति के प्रभाव से मौसम या ऋतु परिवर्तन होता है। देखिए, पृथ्वी का झुकाव, अपने अक्ष पर जो पृथ्वी झुकी हुई है उसके कारण, और अपने अक्षीय पर पृथ्वी जो झुकी हुई है उसके कारण, और वार्षिक गति के कारण, जो ये गति जो परिक्रमण जो करती है
365 दिन में जो तय करती है, इसे हम परिक्रमण या वार्षिक गति भी हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद समझते हैं आगे। वार्षिक गति के कारण मौसम या ऋतु दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, परिवर्तन होता है। अर्थात हम समझ लेते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो पृथ्वी एक बार सूर्य की ओर झुका हुआ रहता है। ठीक है, पृथ्वी एक बार सूर्य की ओर झुका रहता है। ठीक है, और आधी परिक्रमा करने के बाद यानी कि तीसरी बार इसका झुकाव सूर्य के विपरीत हो जाता है। विपरीत का मतलब कि अपोजिट, यानी कि उल्टा हो जाता है। और दूसरी और चौथी स्थिति में इसका झुकाव न ही सूर्य की ओर होता है और न ही सूर्य के विपरीत होता है। अब इसे हम समझते हैं। ठीक है, इसे हम समझते हैं। देखिए, ये जो हमारा पृथ्वी है, ये बीच में हमारा क्या है, सूर्य है। ठीक है, और ये हमारा पृथ्वी है। ऊपर में क्या है, नॉर्थ, और नीचे में साउथ, और इधर क्या है, वेस्ट यानी कि पश्चिम, इधर क्या है, पूरब। साउथ यानी कि दक्षिण, और नॉर्थ का मतलब उत्तर। ठीक है, तो अभी जो हमारा पृथ्वी है, इसका पूरब का साइड कहाँ झुका हुआ है, पूरब का साइड किधर है, तो सन के साइड में है। ठीक है, और ये 23.5 डिग्री किधर झुका हुआ है, तो सन की ओर झुका हुआ है। ठीक है, लेकिन यही जब आधी दूरी तय कर लेती है, मतलब कि आधी का मतलब क्या होता है, पूरा आधा को दूरी। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये दूरी ऐसे तय कर लेती है यहाँ तक। तो जब यहाँ पर आती है तो इधर हमारे क्या है, वेस्ट है, तो यहाँ पर क्या होगा, वेस्ट होगा, और यहाँ पर क्या होगा, ईस्ट होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस साइड हमारा क्या है, वेस्ट है, और जब यहाँ पर आते हैं तो ये वेस्ट हमारा क्या हो जाता है, अंदर की ओर हो जाता है। ठीक है, यानी कि ईस्ट बाहर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ईस्ट अंदर की ओर है, और यहाँ पर ईस्ट बाहर हो जाता है। ठीक है, यानी कि यही चीज़ को जब उठा करके यहाँ पर रखेंगे तो ईस्ट इधर हो जाएगा, वेस्ट यहाँ पर आ जाएगा, और यही चीज़ को जब यहाँ पर लाएंगे तो ये ईस्ट अंदर हो जाएगा और वेस्ट बाहर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। यानी कि अभी ये सूर्य की ओर है, अब बाद में ये घूम जाता है, सूर्य की ओर नहीं होता है, तो यानी कि ये सूर्य की विपरीत हो जाती है। अब हम समझते हैं दूसरा, यानी कि इसके बाद ये दूसरा आएगा। ठीक है, देखिए, पहला ये है और तीसरा ये है, तो दूसरा कौन होगा, ये, और उसके बाद चौथा, दूसरा के बाद तीसरा, और चौथा ये होगा। यानी कि तीसरा, दूसरा और चौथा। ठीक है, ये दूसरा और चौथा जो बोल रहे हैं कि सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं है, और ये क्या है, सूर्य के विपरीत भी नहीं है। ये दोनों सूर्य की ओर झुका भी नहीं है और सूर्य के विपरीत भी नहीं है। आप समझते हैं इसको कैसे, देखिए, ऊपर में हमारा क्या है, नॉर्थ, नीचे में साउथ, और यहाँ पर क्या होगा, वेस्ट होगा, और इधर ईस्ट होगा। ठीक है, लेकिन जब बोला जा रहा है कि ये सूर्य की ओर विपरीत नहीं है, यानी कि उल्टा नहीं है, और सूर्य की ओर झुका भी नहीं है, तो इस परिस्थिति में ये किधर झुका रहेगा, यानी कि ये किधर झुका रहेगा, सोचिए आप लोग। देखिए, ये हमारा जो इस अक्ष में जो पृथ्वी जो घूम रही है इस लाइन में, इसे हम कक्षा कहते हैं, यानी कि ऑर्बिट कहते हैं। इसका मतलब है कि ये पृथ्वी जो हमारा इस ऑर्बिट पर झुका हुआ है। ठीक है, ये सूरज के सामने झुका हुआ नहीं है, और ये क्या है, ये ऑर्बिट के सामने। तो यानी कि ये भी जो हमारा जो पृथ्वी है, ये भी ऑर्बिट के सामने झुका हुआ है, पृथ्वी के सामने झुका हुआ नहीं है। तो इस कारण से जो सूर्य का जो प्रकाश है, ठीक है, इस कारण से जो सूर्य का प्रकाश है, ये डायरेक्ट कहाँ पड़ती है,
तो ये बीच वाले लाइन पर पड़ती है, और इस बीच वाले लाइन को हम इक्वेटर या फिर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। और इस बीच वाले लाइन से, ठीक है, इस बीच वाले लाइन से और जो आधा भाग क्या होगा, बीच वाले पर सूर्य में सीधा पड़ेगा, और उसके बाद 23.5 डिग्री ऊपर यानी कि कर्क रेखा पर प्रकाश पड़ेगा, और या फिर सूर्य की किरण मकर रेखा पर, यानी कि कर्क और मकर रेखा के बीच में ही सूर्य की प्रकाश रहेगी। जैसे कि देखिए ये हमारा क्या है, सूरज है, ठीक है, और ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है। अब पृथ्वी क्या है कि सूरज की ओर झुका नहीं है और सूरज के विपरीत भी नहीं है, यानी कि अपने अक्ष पर झुका हुआ है, ठीक है। तो अपने अक्ष पर झुका हुआ है, ये हमारा सूरज है। अब यहाँ से बीच वाला भाग, बीच में जो लाइन गुजरती है पृथ्वी के बीच में, जो काल्पनिक रेखा है, उसे हम कहते हैं विषुवत रेखा, ठीक है। यहाँ लिखे हुए हैं, देख लीजिए कहीं पर लिखा होगा, ये रहा, ये नहीं है, ये रहा विषुवत रेखा, ठीक है। तो इस रेखा पर, और ऊपर में क्या है, ये कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री पर है। कितना है, 23.5 डिग्री पर। और नीचे में क्या है, मकर रेखा, ये भी कितना डिग्री पर है, 23.5 डिग्री पर, ठीक है। तो यानी कि सूरज का जो प्रकाश है डायरेक्ट इसी पर पड़ती है, न इससे ऊपर और न इससे नीचे। ऊपर तो जाएगा नहीं, नीचे पड़ेगा, तो डायरेक्ट यहीं पर पड़ती है, ठीक है। सूरज का प्रकाश किस परिस्थिति में, जब हमारा पृथ्वी सितंबर के समय कहाँ पर होती है, इस पॉइंट पर, सितंबर के टाइम में, यानी कि 23 सितंबर को, ठीक है, 23 सितंबर को, और दूसरा 21 मार्च को। ये हमारा 21 मार्च को भी कहाँ पर सीधा पड़ती है, यानी विषुवत रेखा, यानी कि इस बीच वाले लाइन पर सूरज की किरणें पड़ती है, और उसके बाद बाकी लाइनें, बाकी किरणें कहाँ पर पड़ती हैं, यहाँ पर, और फिर उसके बाद बाकी कहाँ पर पड़ती हैं, यहाँ पर। तो ऊपर में नॉर्थ पोल में क्या रहता है, वसंत ऋतु रहेगा, और नीचे में साउथ में, देखो नीचे में क्या रहेगा, तो यहाँ पर शरद ऋतु रहेगा, यानी कि नीचे में ठंडी रहेगा और ऊपर में गर्मी रहेगा, ठीक है। वसंत ऋतु रहेगा, गर्मी तो नहीं रहेगा, वसंत रहेगा, मतलब कि हल्का ठंडा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, सर्दी ऊपर हो जाएगा और गर्मी यानी वसंत ऋतु नीचे हो जाएगी, ठीक है। अब इस दोनों को समझते हैं, इस दोनों में क्या है, देखिए ये हमारा सूर्य की किरणें, जब सूरज जो पृथ्वी की ओर, पृथ्वी जब सूरज की ओर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो उस समय, ठीक है, सूरज की किरणें कहाँ पर पड़ेगी, विषुवत रेखा, और नहीं, कर्क रेखा पर डायरेक्ट पड़ेगी। कहाँ पर, कर्क रेखा पर, यानी कि ये सूरज ये इस तरह से झुकी हुई है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कर्क रेखा, ये हो जाएगा विषुवत रेखा, और ये हो जाएगा मकर रेखा, ठीक है। तो यानी कि इस कर्क रेखा पर डायरेक्ट सूरज की किरणें पड़ेगी, ठीक है। तो जब ये सूरज की किरणें कर्क रेखा पर पड़ेगी, ठीक है, तो कर्क रेखा से नीचे विषुवत रेखा, यानी कि कर्क और विषुवत के बीच में, और इसके ऊपर 66.5 डिग्री है ना, 66.5 डिग्री तक सूरज की किरणें पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ तक पड़ेगी। तो इस भाग में जो सूरज की किरणें पड़ती है, तो यहाँ पर क्या होगा, कर्क रेखा में, अब कर्क रेखा में ज़्यादा गर्मी रहेगी, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट कर्क रेखा पर ही सूरज की किरणें पड़ती है। तो इस कारण से देखिए 21 जून में क्या होता है, हमारे भारत देश में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि कर्क रेखा में, कर्क रेखा यानी कि उत्तर ध्रुव, यहाँ से अगर पृथ्वी को अब 2 भागों में बांटेंगे, ठीक है, तो ऊपर वाला हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, यानी कि इसको आधा वृत्त हो जाएगा, ये आधा ऊपर हो जाएगा, आधा नीचे हो जाएगा। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या है, हमारा भारत देश है, और दक्षिणी गोलार्ध में हमारा भारत देश नहीं है, उत्तरी गोलार्ध में है,
तो इस कारण से दक्षिणी उत्तर में क्या होगा, कर्क रेखा पर डायरेक्ट पड़ती है तो उत्तर में गर्मी ज़्यादा रहेगी, और नीचे में मकर रेखा से नीचे क्या होगा, ठंडी ज़्यादा रहेगी। उसके बाद ठीक इसके उल्टा आप यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा, पृथ्वी यहाँ पर अपोजिट हो जाती है, ठीक है। तो इस कारण से अपोजिट हो जाने के कारण सूरज की किरणें कहाँ पर डायरेक्ट पड़ेगी, तो ये आपका हो जाएगा मकर रेखा, सॉरी कर्क रेखा, विषुवत रेखा, और ये मकर रेखा, ठीक है, ऊपर में कर्क रेखा। तो यानी कि जब सूरज की किरणें इस मकर रेखा पर डायरेक्ट पड़ेगी तो गर्मी कहाँ पर होगा, इस विषुवत रेखा से नीचे कौन सा गोलार्ध है, तो दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि गर्मी कहाँ पर होगा ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ये 66.5 डिग्री से लेकर के और ये 0 डिग्री तक, बीच वाले विषुवत रेखा को क्या बोलते हैं, 0 डिग्री। तो यानी कि इस वाले भाग में क्या होगा, गर्मी ज़्यादा रहेगा, और ऊपर में क्या होगा, यहाँ पर शीत ऋतु रहेगा, यहाँ पर ठंडा रहता है। तो आप देखेंगे कि दिसंबर के मंथ में भारत देश में ठंडी का मौसम आ जाती है, कि इसी कारण से आती है, ठीक है। तो आशा है कि आप इसे समझ गए होंगे। आप समय याद रख लेंगे, ठीक है, 21 जून, उसके बाद 23 सितंबर, उसके बाद 22 दिसंबर, और उसके बाद 21 मार्च, 6 इसमें 3 महीने का समय है और इसमें 6 महीने का अंतर है, ठीक है। अब हम समझते हैं 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका रहता है। इस कारण से उस समय सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती है, कर्क रेखा पर पड़ती है। इस कारण जून में गर्मी अधिक पड़ती है। इस कारण उत्तरी गोलार्ध का अधिक हिस्सा प्रकाश में होता है, सूर्य का ताप अधिक होता है, इसलिए इस कारण से उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबी और रात छोटी होती है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य का प्रकाश लगातार 6 महीने पड़ता है, जिससे यहाँ 6 महीने लगातार दिन रहता है, ठीक है। यानी कि उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश लगातार 6 महीने पड़ता है, जिससे यहाँ 6 महीने लगातार दिन रहता है। अब कहने का मतलब है कि देखिए, ये हमारा क्या है, पृथ्वी है, और ये हमारा क्या है, सूरज है। तो इसका किरण, पृथ्वी इधर झुका हुआ है सूरज की ओर 23.5 डिग्री, ठीक है। तो इसकी किरणें कहाँ पर पड़ेगी, कर्क रेखा पर पड़ेगी डायरेक्ट, कर्क रेखा, और उसके बाद क्या है, विषुवत रेखा, और उसके ऊपर 66.5 डिग्री तक पड़ेगी, ठीक है। लेकिन ऊपर में क्या है, ये ध्रुव, यानी कि उत्तरी ध्रुव, यानी कि नॉर्थ पोल, ठीक है, उत्तरी ध्रुव। यहाँ पर क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश पूरा फैल जाता है, डायरेक्ट नहीं पड़ता, यहाँ तक जाते जाते में सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैल जाती है। इस कारण से नॉर्थ में 6 महीना क्या रहेगा, दिन रहेगा, और 6 महीना दिन रहने के बावजूद भी यहाँ पर जो बर्फ़ है उसे, ये गर्मी जो है उसे पिघला नहीं पाती है। वहाँ पर 6 महीना दिन रहने के बाद भी बर्फ़ क्या होता है, जमा रहता है। लेकिन 6 महीने के बाद जब सूर्य पृथ्वी इधर आ जाती है तो यहाँ पर क्या होगा, नॉर्थ होगा, यहाँ पर क्या होगा, साउथ होगा, ठीक है। तो जब पृथ्वी इधर की ओर जब ऐसे झुकी रहती है तो सूरज का किरणें कहाँ पर पड़ेगा, मकर रेखा पर बीच में, यहाँ पर, उसके बाद ऊपर विषुवत रेखा, और उसके ऊपर कर्क रेखा। तो यानी कि विषुवत रेखा, मकर रेखा, और उसके बाद 66.5 डिग्री, इस बीच में तो सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है, साउथ पोल है ना, साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव,
यहाँ पर सूर्य का प्रकाश क्या होता है, तिरछी पड़ती है, यहाँ तक आते आते में क्या होता है, फैल जाता है ज़्यादा। तो इस कारण से यहाँ पर गर्मी, यानी कि 6 महीना यहाँ पर दिन होने के बावजूद भी क्या होता है कि गर्मी वहाँ के बर्फ़ को पिघला नहीं पाती, उतना गर्मी नहीं पड़ पाती है, नॉर्मल रहती है। ठीक है, तो इस कारण से इधर 6 महीना दिन और इधर 6 महीना रात, इस तरह से। फिर यही नॉर्थ क्या होगा, यहाँ पर 6 महीना रात हो जाएगा और यहाँ पर 6 महीना दिन हो जाएगा। अब हम समझते हैं, ठीक उसी समय दक्षिणी ध्रुव में अंधेरा होता है। यहाँ पर दक्षिण है, दक्षिण ध्रुव में अंधेरा होता है। यही कारण है कि ध्रुवों में लगातार 6 महीने दिन एवं 6 महीने रात होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं जून एवं दिसंबर की स्थिति में। तो 22 दिसंबर अर्थात 21 जून के 6 महीना बाद, यानी कि 22 दिसंबर यानी कि 21 जून के 6 महीने के बाद, ठीक है, सूर्य की आधी परिक्रमा करने के बाद पृथ्वी दूसरी ओर पहुंच जाती है। अब ये सही बात है, जब यहाँ पर क्या है 21 जून है, अब 21 जून को अब 6 महीने के बाद कैलकुलेट करो कीजिए, तो जून को छोड़ दीजिए, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और उसके बाद दिसंबर। ठीक है, तो यानी कि दिसंबर यहाँ पर आ जाएगा, और जब दिसंबर आएगा तो 20 दिन, एक दिन ये एक दिन इसमें ऐड कर दीजिए, 22 दिसंबर हो जाएगा। ठीक है, 21 के बाद 22। अब हम समझते हैं इस समय पृथ्वी का झुकाव सूर्य की ओर, सूर्य के विपरीत होता है। ठीक है, यानी विपरीत का मतलब अपोजिट, उल्टा हो जाता है। पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से सामने होता है। पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है। कहाँ होता है, सूर्य के सामने होता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। ठीक है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश अधिक होता है या अधिक हिस्सा में फैला होता है। अब हम समझते हैं दिन लंबी और रात छोटी हो जाती है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में अधिक ताप होने से गर्मी की ऋतु होती है, गर्मी का सीजन आ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम समझते उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है और दिन छोटी और रात लंबी हो जाती है ना। दिसंबर में जाड़े की ऋतु होती है। फिर हम समझते हैं सितंबर और मार्च की स्थिति में। 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति, इस समय जो इधर हम समझते हैं, इस समय सूर्य का झुकाव नहीं होता है। ठीक है, अब ये कहाँ पर नहीं होता है, देखिए सूर्य का झुकाव सूर्य की ओर होता है। ठीक है, सॉरी, इस समय सितंबर और मार्च में, ठीक है, इस समय झुकाव नहीं, सूर्य की ओर झुकाव नहीं होता है, सूर्य की ओर झुकाव नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है, तो सूर्य की ओर नहीं होता है, नहीं होता है। और न ही यहाँ पर, सॉरी, इस समय सूर्य का झुकाव न ही सूर्य की ओर होता है, ये स्पेस नहीं लगा हुआ, यहाँ पर स्पेस होगा। ठीक है, न ही सूर्य की ओर होता है और न ही सूर्य के विपरीत होता है। ठीक है, यानी कि अब समझ लीजिए कि जब सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं रहता है पृथ्वी और सूर्य के विपरीत भी नहीं है, लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो अब समझिए कि वो 23.5 डिग्री कहाँ पर झुकी होगी, अपने कक्षा में, यानी कि
ऑर्बिट में, कहाँ पर झुकी होगी, अपने कक्षा में। इस कारण से उस पर सूर्य की किरणें डायरेक्ट कहाँ पर पड़ेगी, तो विषुवत रेखा पे। ठीक है, इसमें एक पॉइंट है समधि व रात्रि, इसको इंग्लिश में इवनिंग नाइट भी कहते हैं, इसको हम समझते हैं, फिर पॉइंट क्लियर हो जाएगी। इस समय सूर्य की किरणें पृथ्वी के बीचों बीच अर्थात विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। सितंबर और मार्च महीनों में अधिक गर्मी पड़ती है और उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में न ही ज़्यादा गर्मी और न ही ज़्यादा सर्दी यानी ठंडी होती है। इस समय हमारे देश में वसंत और शिशिर ऋतु होते हैं। ठीक है, यानी कि समझिए सूर्य की किरणें डायरेक्ट कहाँ पर पड़ेगी, विषुवत रेखा पर, और उसके ऊपर कर्क रेखा, ये देखिए ये पृथ्वी है और ये है हमारा विषुवत रेखा, ये है कर्क रेखा और ये है क्या है, मकर रेखा। तो जब डायरेक्ट यहाँ पर सूर्य की किरणें जब पड़ेगी, ठीक है, उसके बाद कर्क रेखा पर और उसके बाद मकर रेखा, मतलब कि यहीं पर पड़ेगी। तो डायरेक्ट यहाँ पर पड़ेगी तो कर्क रेखा में ज़्यादा गर्मी रहेगा, ठीक है, और ऊपर में गर्मी थोड़ा कम रहेगा। लेकिन हमारा जो भारत देश है कहाँ पर है, ये कर्क रेखा पर से ही गुजरती है हमारा भारत देश, यानी उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो यानी कि मार्च के महीना में आप कह सकते हैं वसंत ऋतु, मतलब कि हल्का ठंडा का समय रहता है, हल्का ठंडा या फिर कम सुहाना मौसम आप बोल सकते हैं। ठीक है, उस समय क्या होता है, ऊपर में तो मार्च है, ठीक है, और नीचे में मार्च और नीचे में सितंबर है। ठीक है, तो यानी कि इस मार्च के महीने में पृथ्वी हमारा क्या होता है, ठंडी से गर्मी की ओर जाता है। यहाँ पर जून है, जून में गर्मी हो जाता है, और यहाँ पर क्या है, दिसंबर। और ये उसके बाद इस समय क्या होता है, हमारा जो पृथ्वी है सितंबर में इस गर्मी से निकल कर के ठंडी की ओर जाता है। ये भारत देश का बात बोल रहे हैं। तो इस कारण से भारत देश में क्या होता है, इस समय गर्मी ख़त्म हो जाता है, ठंडी का आने का समय हो जाता है, और इस समय ठंडी ख़त्म होकर के गर्मी को आने का समय हो जाता है। तो यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर होता है, इस कारण से इसको वसंत ऋतु बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हल्का ठंडा हल्का गर्मी। अब हम समझते हैं गर्मी की ऋतु। ठीक है, इंग्लिश में इसको समर सेशन भी बोलते हैं। वो किसे कहते हैं, 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधा पड़ती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटी होने से आसपास के क्षेत्र में गर्मी ऋतु होती है। ठीक है, सूर्य की किरणें डायरेक्ट कहाँ पर पड़ती है, तो कर्क रेखा, विषुवत रेखा पर नहीं पड़ती है, डायरेक्ट कर्क रेखा पर पड़ती है। ये रहा हमारा विषुवत रेखा बीच वाला, और ऊपर में रहा कर्क रेखा। हमारा भारत देश यहीं पर है, कर्क रेखा से ही गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा से काटते ये भारत देश, ये कर्क रेखा भारत देश को काटते हुए गुजरती है। ठीक है, तो सूर्य की किरणें कहाँ पर पड़ती है, डायरेक्ट विषुवत पे नहीं पड़ती है, डायरेक्ट कर्क रेखा पर पड़ती है। इस कारण से जून में गर्मी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं गर्मी ऋतु। ठीक है, या फिर उष्ण ऋतु भी कह सकते हैं। पृथ्वी की गोलाकार सतह। ठीक है, अब पृथ्वी अगर गोलाकार नहीं होता तो क्या होता है, पृथ्वी गोलाकार होने के कारण पृथ्वी के सभी सतह पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है। सभी सतह पर, जैसे कि सूर्य का प्रकाश अब मान लीजिए कि इधर पड़ रहा है, ठीक है, ऊपर में नहीं पड़ रहा है, नीचे में नहीं पड़ पा रही है ठीक से। ठीक है, उसके बाद इस साइड में तो पूरा ही नहीं पड़ पा रही है, तो इधर क्या होगा,
दिन होगा और इधर क्या होगा, रात होगा। यानी कि हम कह सकते हैं जिस वस्तु पे जिस वस्तु पे प्रकाश पड़ती है या लाइट आती है, ठीक है, वहाँ दिन होता है या उस वस्तु को हम देख पाते हैं। एक प्रश्न और यहाँ पर उठता है कि क्या प्लानेट में लाइट है? तो प्लानेट में लाइट नहीं है, ठीक है। तो क्या हम आसमान में सूरज के बिना प्लानेट को देख सकते हैं? तो जवाब है कि हम नहीं देख सकते हैं। जब सूर्य की प्रकाश प्लानेट पर पड़ती है तो हम प्लानेट को देख पाते हैं, ग्रह को देख पाते हैं। ये पृथ्वी क्या है, हमारा एक ग्रह है। इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। पृथ्वी की गोलाकार सतह है ना, आगे पढ़ते हैं। उष्ण कटिबंध की पेटी, ठीक है, उष्ण कटिबंध की पेटी किसे कहते हैं? जिस क्षेत्र में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो वहाँ गर्मी अधिक होती है, ठीक है। इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं। अब डायरेक्ट किरण विषुवत रेखा पर पड़ा या फिर मकर रेखा पर पड़ा है ना, ये पृथ्वी है, या फिर ऊपर में कर्क रेखा पर पड़ेगा, ये कर्क रेखा है। तो डायरेक्ट किरण अगर यहाँ पर पड़ा तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होगा। इसका मतलब है भारत में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंध, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंध क्या है? शीतोष्ण कटिबंध की पेटी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की अपेक्षा कम गर्मी पड़ती है। पृथ्वी के उस हिस्से को शीतोष्ण कटिबंध की पेटी कहते हैं। मतलब कि आप मान लीजिए कि कर्क रेखा पर डायरेक्ट किरण पड़ रही है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होगी, और कर्क रेखा से ऊपर यहाँ पर किरण क्या होगा, तिरछी पड़ेगी। इस कारण से इसके अपेक्षा में, इसके तुलना में, कर्क रेखा की तुलना में गर्मी कम होगी। तो गर्मी कम होगी तो उसे हम क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। शीत कटिबंध किसे कहते हैं? तो ध्रुवों के पास सूर्य की प्रकाश तिरछी पड़ती है। यही कारण है कि 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है, और 6 महीने का दिन होने के बावजूद ये किरण यहाँ धरातल यानी कि वहाँ के ज़मीन को धरातल एवं वातावरण को गर्म नहीं कर पाती है। यानी कि वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ की जो परिस्थिति, जो गर्मी है, जो ठंडी है, उसे गर्मी गर्म नहीं कर पाती है तिरछी पड़ने के कारण। अतः यहाँ वर्ष भर बर्फ़ रहती है। इस क्षेत्र को शीत कटिबंध की पेटी कहा जाता है। यानी कि यहाँ हमेशा ठंडी रहता है, धूप पड़ने के कारण भी, दिन होने के बाद भी, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर समाप्त होता है। जय हिंद।